18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद हैं वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। ये इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। ये घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब वहां पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वो टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों न आती, क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना भव्य। ये जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। ये जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था, उससे ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। ये इतना लग्जूरियस जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप इत्यादि थे। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जूरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो। ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है तो उसका ज्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या अन्य चीजों से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला वाला हल किसी इम्पैक्ट में टूट भी जाए तो दूसरा हल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज्यादा सेफ बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचला वाला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मानकर चलो कि जहाज के इस वाले हिस्से में कहीं पर भी कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इससे फायदा ये होने वाला था कि अगर बाई चांस जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी ये डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना एक असंभव सी बात थी कि इसके एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स डैमेज हो जाएं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे। तो भला कोई चट्टान भी इस जहाज को कैसे डुबो सकती थी। इसी वजह से इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल बोला जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था और इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इस जहाज में उस जमाने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक अनुभवी कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था। इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर करीब 2240 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे।
वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि ये जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस वजह से कंपनी की ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही टाइटैनिक के सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल्स हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की एक और शिप थी, ओलंपिक, जो देखने में तो टाइटैनिक की तरह ही थी, लेकिन वो इससे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी। इस वजह से ओलंपिक इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब ये शिप इतनी बड़ी होती हैं कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लग जाता है, तो इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ जाता। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया। अब क्योंकि ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, जिस वजह से टाइटैनिक के क्रू में कुछ अनुभवी लोगों का होना भी जरूरी था। इस वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक के क्रू में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, इसको हटाकर इसकी जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को इसकी जगह पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया। तो डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था, तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उसी लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई ये छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ बीच समंदर में आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें ग्रीनलैंड से बर्फ के ये छोटे छोटे पहाड़ टूटकर इस रास्ते के द्वारा अटलांटिक ओशियन में पहुंचते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा आइसबर्ग टूटकर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशियन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशियन तक पहुंचते पहुंचते वो आइसबर्ग पिघलकर समुद्र के पानी में विलीन हो जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत ज्यादा बड़ा होता है वही अटलांटिक ओशियन के बीच में आ पाता है। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते के बजाय इससे थोड़े दूर के रास्ते को चुना, जहां पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हों। ये वो समय था जब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए ज्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रूज नेस्ट होता है। इसे लुकआउट पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं, जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई अड़चन तो नहीं है जिससे जहाज टकरा जाए। और जब ये जहाज पानी में चलते तो ये सभी जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते कि कौन सी जगह पर क्या अड़चन है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तब इसको कोरोनिया शिप से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। ये आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाजों के साथ संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग के होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनियों के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रूस स्मे को आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनियों के बारे में बताया, तो ब्रूस स्मे ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो एक मजबूत और कभी न डूबने वाला जहाज है। और ब्रूस स्मे नहीं चाहता था कि इन चेतावनियों की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 बार और चेतावनियां मिलती हैं और टाइटैनिक को जो आखिरी चेतावनी मिली वो एसएस कैलिफोर्नियन जहाज से मिलती है।
रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से आज आसमान में चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था जिससे वो दूर से ही सामने आने वाली अड़चन को देख पाएं। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और आइसबर्ग से टाइटैनिक अभी 2 घंटे की दूरी पर था। घनघोर अंधेरे में समुद्र के पानी को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में अभी वो चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से महज 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से ये अगले 10 मिनटों में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में 2 बहादुर लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, ये दोनों कड़कड़ाती ठंडी और रात के काले अंधेरे में टकटकी लगाए जहाज के सामने आने वाली अड़चनों को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि जहां पर ये बैठे थे उन्हें वहां पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं था, जिस वजह से ये ज्यादा दूर की चीजों को देख भी नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज्यादा दूर मौजूद चीजों को देख पाना संभव नहीं था। रात के 11:39 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक का डबल बॉटम हल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था जहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके हैं और उनमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वो अब डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाए, और वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुट गए। लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक द्वारा भेजे जा रहे डिस्ट्रेस सिग्नल्स को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने का आदेश देते हैं और सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थीं और एक लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोगों की ही थी। 20 लाइफ बोट्स के द्वारा केवल लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हड़बड़ी में शुरुआत में जो लाइफ बोट्स उतारी जा रही थीं, उनमें केवल 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट्स को केवल आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल ये था कि औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा जाएगा। जहाज पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता और वो एकदम रिलैक्स थे। इधर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जा रहे थे और सौभाग्य से इनका डिस्ट्रेस सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपेथिया को मिलता है और 12:30 पर कारपेथिया जहाज से संदेश आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कारपेथिया जहाज अभी भी टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर दूर था और कारपेथिया अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तब भी कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटों का समय लगने वाला था। अब सवाल ये है कि क्या 4 घंटों तक टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा? जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में धंसता चला जा रहा था। जब टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई।
अब सबको समझ आ चुका था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने में ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और 1:50 पर जब जहाज से आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, उसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग बचे थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वो समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस समय तो समुद्र भी बेरहमी दिखा रहा था। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को स्वीकार कर लिया और वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर्स अभी भी मदद की आश में डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जा रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद किसी जहाज का ध्यान उनकी ओर जाए और वो उनको बचा लें, लेकिन कोई भी जहाज उनको बचाने के लिए नहीं आता। टाइटैनिक में पानी के भरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और टाइटैनिक बहुत तेजी से डूबने लगा। टाइटैनिक का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था और पिछला वाला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। अब जहाज के कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को भी बोल दिया कि अपनी अपनी जान बचाओ, लेकिन जैक फिलिप्स अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में जुटे हुए थे। जब तक जहाज पर इलेक्ट्रिसिटी थी तब तक फिलिप्स उनकी मदद करने आ रही इकलौती शिप कारपेथिया से संपर्क बनाए हुए थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को ना छोड़ने का फैसला किया। जब जहाज का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशियन लोगों की चीखों से गूंज रहा था। जहाज का पिछला भाग पूरी तरह से हवा में खड़ा था और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और रात के 2:20 पर RMS टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र की गहराई में चला गया। जो 1500 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे, उनमें से कुछ इसके साथ डूब गए और कुछ को समुद्र के ठंडे पानी ने मार डाला। कैप्टन स्मिथ अंत तक अपने जहाज पर ही डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 घंटों के बाद अगले दिन की सुबह में कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है और केवल 706 लोग ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिनों के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे कारपेथिया न्यूयॉर्क में पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कारपेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर मौजूद हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। ये वही SS कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि SS कैलिफोर्नियन जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें होराइजन में आसमान में छोड़ी जाने वाली फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थीं। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र में आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्नियन जहाज ने रात में आगे न बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब SS कैलिफोर्नियन के क्रू ने टाइटैनिक से उड़ने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर्स को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्नियन के कप्तान स्टैनली लॉर्ड को इस बात की जानकारी भी दी। स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मॉर्स लैंप से टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा और SS कैलिफोर्नियन का क्रू मॉर्स लैंप से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा, लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि किसी ने SS कैलिफोर्नियन से आ रहे मॉर्स सिग्नल को नहीं देखा। दरअसल उस समय इस तरह की लैंप से डैशेज और डॉट्स के द्वारा एक दूसरे जहाज से संपर्क करने के लिए मॉर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था। काश कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन होता तो शायद उस दुर्घटना में इतनी जानें ना जाती। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल दर साल गुजरती जा रही थी, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहा था कि आखिर वो जहाज जिसे कभी न डूबने वाला जहाज बोला जाता था वो कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिले। खूब सारी खोजबीन की, लेकिन अटलांटिक महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गोद में ऐसे छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। RMS टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते ढूंढते 70 सालों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे की झलक देखने को मिली।
अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला था और जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोजबीन होती रही है। लेकिन टाइटैनिक के मलबे पर की गई शोधों ने इस बात की गुत्थी को सुलझा दिया कि ये अनसिंकेबल जहाज आखिर क्यों और कैसे डूबा। ओशियनोग्राफर्स के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बॉटम में 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछला वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये टाइटैनिक का दूसरा भाग है ही नहीं। और पिछला वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से करीब 2000 फीट की दूरी पर है। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इसमें टाइटैनिक के हल को मजबूती देने के लिए जो रिवेट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। यहाँ पर कंपनी ने जहाज को बनाते हुए कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की। अब चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया उस जगह के रिवेट्स प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और आपस में जुड़ी प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गईं, जहां से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के ये निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक की ये घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी, लेकिन टाइटैनिक के डूबने के करीब 60 साल बाद एंडीज की पहाड़ियों में ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें जमीन से हजारों फीट ऊपर एक वीरान पहाड़ी पर प्लेन क्रैश होता है और उस क्रैश में जो लोग बच गए थे उनके पास -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में न खाना था न ठंड से बचने का कोई जरिया। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने ही परिवारजनों की डेड बॉडीज को खाना पड़ा। वास्तव में फ्लाइट 571 की कहानी दिल को दहला देती है। फ्लाइट 571 की कहानी को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वही मिलता हूँ।